अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर अपने न्यू रोड पार्टनर की अनरैपिंग और फर्स्ट लुक रिव्यू शेयर किया था। इसी मरहले को आगे बढ़ाते हुए आज इस गाड़ी का मैं आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। आपके लिए मैं इजाफा करता चलूँ, 2016 की ऑटोमोबाइल पॉलिसी के मुताबिक जिन 13 कंपनियों को पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर लाइसेंस इशू किए गए, उनमें से पीजो बी है, जहाँ पर बिग थ्री को बहुत सारी मुश्किलात का सामना पेश आया और नए आने वाले ग्रुप्स भी डिलीवरीज अभी तक टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर लकी मोटर्स इन तमाम कंपनीज के ऊपर और खासकर बिग थ्री के ऊपर हावी नजर आया, जो वाकई काबिल तारीफ है। लकी मोटर्स वही कंपनी है जिसने कामयाबी के साथ किया स्पोर्टेज और किया पकांटो को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया। इसी कंपनी की तरफ से 2022 जनवरी के अंदर पीजो 2008 को दो वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया गया, अलोर और एक्टिव। जो आप अपने सामने वेरिएंट देख रहे हैं, ये अलोर है, उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ये गाड़ी डायरेक्ट कम्पीट करती है स्टोनिक, MG ZS और नई आने वाली गाड़ी चेरी टिगो 4 प्रो को, जहां पर इसके डायरेक्ट कंपटीटर अपनी गाड़ियां 4 से 5 मिलियन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वहीं पर इस गाड़ी की प्राइस 5 से 6 मिलियन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगी। जो इसका बेस वेरिएंट है स्टार्टिंग में, वो गाड़ी 52,50,000 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगी, लेकिन कुछ दिन पहले उस गाड़ी की प्राइस 2.5 लाख रुपए रिड्यूस कर दी गई। और इस गाड़ी जो आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देख रहे हैं, इस गाड़ी की प्राइस 58,50,000 रुपए है। आज हम देखेंगे कि इस प्राइस डिफरेंट में क्या ये गाड़ी पे ऑफ करती है या फिर हमें उन्हीं ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए। इसका स्मार्ट एम्बलम जो ग्रिल के बिल्कुल मिड में मौजूद है, इस गाड़ी को मजीद पुरकशिश बना रहा है। ये ग्रिल गौर करने पर मालूम होता है कि इसमें हेक्सागोन शेप है, जिसमें क्रोम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दी गई हैं। इसकी हेडलाइट के अंदर जो DRL दिए गए हैं वो बाकी तमाम SUV से डिफरेंट हैं, जबकि इससे नीचे DRL पेश किए गए हैं वो साइज में काफी बड़े और डिफरेंट लुक पेश कर रहे हैं। ओवरऑल जिस गाड़ी की फ्रंट लाइटिंग है वो इस गाड़ी को बहुत ही वाइडर और खूबसूरत लुक मुहैया करती है। फ्रंट में सबसे अहम एलिमेंट इसकी हेडलाइट्स हैं, मल्टीपल LED लेंस का होना जो बहुत दूर तक विजन मुहैया करेगी। इन तमाम कंपोनेंट्स के अलावा इसके फ्रंट बम्पर के अंदर आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, जो कि इसके बेस वेरिएंट के अंदर मिसिंग है। गाड़ी के चारों तरफ बॉटम पर मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ सिल्वर क्रम की पट्टी भी देखने को मिलती है। इस मैट ब्लैक क्लैडिंग को ऐसी शेप दी गई है कि लगता है कि गाड़ी की बेस इसी से बनी हुई है। इसकी साइड्स को एनालाइज करते हुए एक मुनफरद ट्रायंगल डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि फेंडर से शुरू होकर ऐसा लगता है कि डोर के अंदर खत्म हो रहा है। इसी तरह यही डिजाइन रियर फेंडर के अंदर से होता हुआ रियर डोर के अंदर जम होता है, जो कि उसको बहुत कैची लुक फराहम करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके साइड व्यू मिरर्स की, तो इसके अंदर ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर देखने को मिलते हैं, जिसमें LED इंडिकेटर फिक्स किए गए हैं और साइड मिरर्स के ऊपर पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी की गई है। थैंक्स गॉड इतनी प्राइस में गाड़ी के अंदर 17 इंच के अलॉय रिम्स विद इंपोर्टेड टायर्स दिए गए हैं। इसके रिम्स को देख के ऐसा महसूस होता है कि पूरी गाड़ी किसी फीमेल एक्सपर्ट ने डिजाइन की है, क्योंकि इसके तमाम सेक्शंस परफेक्ट मैचिंग में मिलते हैं। जैसे कि एक साइड के फ्रंट के DRL की तादाद 3 है, वैसे ही इसके रियर LED लाइट्स की तादाद भी 3 ही है। ये लाइट्स हाफ कट स्क्वायर शेप में डिजाइन की गई है। फ्रंट की तरह रियर पर भी हमें पीजो का लोगो वेलकम करता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ 2008 की बैजिंग की गई है, सिल्वर पट्टी और मैट ब्लैक ग्लेडिंग आपको देखने को मिल जाती है, जिसका तज़किरा हम पहले भी कर चुके हैं। इसी के साथ साथ रियर रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको, फॉग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं और इसका ओरिजिनल ड्यूल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ऊपर आपको रियर वाइपर विद शावर मिल जाता है और ब्रेक लैंप भी देखने को मिल जाता है। रियर वाइपर के नीचे हमें पोजो लिखा हुआ मिल जाता है रिटर्न में। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, अगर हम इस गाड़ी की पूरी ओवरऑल लुक की बात करते हैं तो बहुत ही मुनफरद दिखाई देती है। यूरोप में 10 साल पहले लॉन्च होने वाली गाड़ी पाकिस्तान में 2022 के अंदर लॉन्च होने वाली गाड़ियों को करीब करीब भी नहीं लगने देती। हर किसी की अपनी एक राय है, लेकिन मेरे ख्याल में ये गाड़ी एक्सटीरियर लुक में पाकिस्तान में अब तक की लॉन्च होने वाली किसी भी गाड़ी को आसानी से कम्पीट कर सकती है। अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हर बंदे की एक अपनी राय होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी तरह से इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली किसी भी गाड़ी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। लॉन्ग जर्नी के शौकीन हजरात के लिए ये वाला सेक्शन बड़ा ही अहमियत का हामिल रहा है। अपने तमाम कंपटीटर से सबसे स्पेशियस इसकी बूट स्पेस है। 434 434 लीटर की इसकी बूट स्पेस है। अगर आप अपना आपका लगेज ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके स्प्लिटर को आप अलग करके अपना लगेज ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसके सीट्स के अंदर 60-40 का स्प्लिट भी दिया गया है, जो कि आजकल तकरीबन हर आने वाली गाड़ी के अंदर मुहैया किया जाता है। उसको आप फोल्ड करके सीट्स को भी अपनी गाड़ी का जो बूट स्पेस है बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम इसकी स्पेयर व्हील की, तो इसमें स्पेस सेविंग आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। सबसे अहम और दिलचस्प डिवीजन इस गाड़ी में अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो इसके रियर ट्रायंगल्स हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये तकरीबन हर गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका यूज़ ये है कि अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खासा रोड के दरमियान में ख़राब हो गई है
है तो इन ट्रायंगल्स को आप रख कर दूसरी आने वाली गाड़ियों को मुतरब्बे कर सकते हैं। एक बात आपसे मैं शेयर करना भूल गया हूँ कि इसकी जो बूट है वो मैनुअल है। आपके अगर पॉकेट में की पड़ी हुई है, आप यहाँ से इसका बटन दबा के इसको ओपन कर सकते हैं और ऐसे ही आप इसको क्लोज करेंगे। ऑटो बूट इसके अंदर नहीं दी गई। गाड़ी को अनलॉक करने के लिए रिमोट अगर आपकी पॉकेट में मौजूद है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जैसे गाड़ी के करीब आएंगे और गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप गाड़ी से निकल के बाहर जा रहे हैं और गाड़ी आपको लॉक करने की जरूरत भी नहीं है, एक खास डिस्टेंस है जिस तक आप अगर जाते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगी। क्योंकि ये गाड़ी बी सेगमेंट क्रॉस ओवर है, इसलिए आप इससे ज़्यादा हाइट एक्सेप्ट ना कीजिएगा। अब इसके हम अंदर बैठ के एंट्री और एग्जिट चेक कर लेते हैं। मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 10 इंच है और मैं इजीली इसमें एंटर हो चुका हूँ। सबसे ज़्यादा इसका जो माइनस पॉइंट है इस गाड़ी के अंदर, इसकी ड्राइवर साइड भी और पैसेंजर साइड भी दोनों सीटें मैनुअल एडजस्टमेंट है। ड्राइवर साइड 6 वे एडजस्टमेंट है और पैसेंजर साइड जो है वो 4 वे एडजस्टमेंट दी गई है। मैंने अभी अपने हिसाब से सीट पीछे की हुई है, फुल पीछे की हुई है, और हम देख लेते हैं इसका रियर से जो इसकी एंट्री है वो कैसी है। सीट जो है बिल्कुल पीछे की हुई है, फुल पीछे है वो सीट। और अगर मैं इसमें बैठ के देखता हूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ और मेरी नी अगली सीट के साथ टच भी नहीं हो रही। इसके अलावा इसके अगर हम रियर पोर्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर ना तो रियर एसी वेंट दिए गए हैं, ना इसके अंदर रियर यूएसबी पोर्ट्स दी गई हैं, और ना ही बैक सीट के अंदर आपको रियर आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। अगर फ्लोर की बात करते हैं, फ्लोर के अंदर आपको काफ़ी ऊंचा सा हम्प देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल में लॉन्ग जर्नी के लिए 3 लोग पीछे नहीं बैठ सकते, मतलब कि पूरे 5 लोग इस गाड़ी में बैठ के सफ़र नहीं कर सकते। हाँ, 4 लोग लॉन्ग जर्नी के लिए इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इसके रियर सीट्स के अंदर आपको आइसोफिक्स लॉक्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपने 3 बच्चों को आप इजीली इसमें आप कैरी कर सकते हैं और आइसोफिक्स लॉक लगा के आप उनको बैठा सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले तो हमें इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर बहुत ही वार्म वेलकम करता है। और इसका इंटीरियर देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि आज तक हम पाकिस्तानी मेड किसी गाड़ी के अंदर इतने खूबसूरत इंटीरियर वाली गाड़ी के अंदर तो नहीं बैठे होंगे। अगर इसके हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ऊपर से मैट ब्लैक आपको प्लास्टिक में मिल जाता है और उसके नीचे आपको कार्बन फाइबर की एक लेयर मिल जाती है। उसके नीचे एक सिल्वर कलर की आपको जो है सिल्वर लाइन गुजरती नजर आ रही है और उसके नीचे पियानो ब्लैक कलर की एक आपको लेयर मिलती है जो कि ऐसे एक्सटेंड होती हुई डोर्स के अंदर जाती है। और डोर्स के अंदर इसी पट्टी के साथ आपको एम्बियंट लाइट भी मिल जाती है। डैशबोर्ड के दोनों तरफ आपको एसी वेंट दिए गए हैं जिसके ऊपर भी पियानो ब्लैक और सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है। उसी के साथ साथ आपको अगर डोर्स में आते हैं इसके साथ तो सेम कलर एसी के साथ एक्सटेंड होता हुआ ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक में आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है। उसके साथ एक बड़ी पट्टी आपको कार्बन फाइबर की मिल जाती है। नीचे वही जो पियानो ब्लैक की जो लाइन एक्सटेंड होती हुई आ रही है वो दरवाजों के अंदर आती है और उसके साथ एम्बियंट लाइन मिलती है आपको। उसी के नीचे आपको डोर ओपनर जो है सिल्वर क्रोम कलर में मिलते हैं। इसके जो डोर्स विंडोज़ हैं वो चारों ऑटोमेटिक हैं, ऑटो अप और ऑटो डाउन है। इसके अलावा डोर हैंडल में भी पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट है, यहाँ से आप साइड मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जो भाती है इंसान को और जो ड्राइवर की जिस पे सबसे ज़्यादा नज़र रहती है वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का बनाया गया है। 10 इंच ये इसका साइज़ दिया गया है इसको। 3D एनिमेटेड ये आपको मीटर मिलता है इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे मोड दिए गए हैं। ड्राइवर जो होता है उसकी ज़्यादातर नज़र मोस्टली जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर के ऊपर ही होती है और इसका मीटर बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन किया गया है। जब से कंपनीज़ ने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर्स जो हैं डिजिटल में अनाउंस करना या डिजिटल में इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किए हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में आने वाली इस टाइम तक कोई भी गाड़ी किसी भी गाड़ी का इतना खूबसूरत मीटर होगा जितना इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर दिया गया है। बहुत ही अट्रैक्टिव है ये और इसके अंदर 7 किस्म के मोड्स हैं। अगर कोई लोग एनालॉग मीटर पसंद करते हैं तो इसका मोड चेंज करके उसका एनालॉग कर सकते हैं। कोई जो है वो अगर डिजिटल पसंद करते हैं तो उनको डिजिटल मिल जाएगा। कुछ स्पोर्ट्स का शौकीन है तो स्पोर्ट्स मीटर का इसमें लुक मिल जाएगी। डिफरेंट किस्म की 7 किस्म के मोड्स हैं। आप 7 मोड्स में इसको चेंज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फ्यूल गेज मिल जाती है आपको, इसके अंदर हीटिंग गेज मिल जाती है आपको, इसके अंदर करंट एवरेज मिल जाती है, टोटल एवरेज मिल जाती है। इसमें हर किस्म की जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको तमाम मिल जाती है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसको बनाया गया है। और इसके ऊपर जो है सिल्वर कलर की एक लाइनिंग भी दी गई है जो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ा रही है। इसके अलावा इसकी जो हैज़र्ड्स या आपका इंडिकेटर्स के जो हैं वो निशानात हैं या जो आपको इंटीमेट करते हैं वो आपको देख रहे हैं मीटर के बाहर साइडों पे दिए गए हैं जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं।
इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर का आई कॉकपिट का नाम दिया गया है। और ये जब आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एक पीजो का लोगो इसमें प्रोमिनेंट होता है और आपको वेलकम करता है, वेलकम टू आई कॉकपिट। और बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसका मीटर बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो आपको 7 इंच की बिल्कुल अलग ही आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले नजर आती है, जिसमें आपको तमाम गाड़ी की सेटिंग देखने को मिल जाती है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर बटन्स में नहीं दी गई, जो कि आपको यहाँ से करनी है। जैसा कि आपको अगर एसी का टेम्परेचर अप या डाउन करना है, लो या हाई करना है, तो आप यहीं से करेंगे। फैन की स्पीड हाई या लो करनी है, वो भी आप यहीं से करेंगे। और अगर आप इसके एसी के वेंट आप पाँव की तरफ करना चाहते हैं या विंड स्क्रीन की तरफ या फेस की तरफ, तो वो भी आपको यहीं से ही होंगे। इसके अलावा इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आप कलर्स चेंज कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर का भी, और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी। ब्लू जो ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अलावा ग्रीन और रेड 3 कलर्स दिए गए हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं और जो आपको यहीं से ऑन मिलेंगे। एक और बात आपको बताता चलूँ कि इस इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले के अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है, जो कि अभी आने वाली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाली गाड़ियों में बहुत सारी गाड़ियों में मिसिंग है। और उसके लिए लोग बाहर से कोई एंड्रॉयड बॉक्सेस लेके उसमें इंस्टॉल करते हैं, जो कि 40 to 50 थाउजेंड का कॉस्ट करा था। अब तो शायद डॉलर्स की इन्फ्लेशन की वजह से वो भी ज़्यादा हो गया, वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उस टाइम 40-45 हज़ार रुपये का वो एक एंड्रॉयड बॉक्स मिलता था, वो लोग लगा रहे थे। लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल जाता है। और मैंने चला के भी देखा है, दोनों एप्पल पे भी और आईफोन उस पर एंड्रॉयड पे भी दोनों बड़े अच्छे चल रहे हैं। इसी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के नीचे आप देखते हैं, इसके ऊपर भी आपको साइड्स पे और नीचे पियानो ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग दी गई है, और उसके नीचे एक सिल्वर कलर की पट्टी भी दी गई है, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। इसी के बिल्कुल अगर आप नीचे आते हैं तो हमें एसी के वेंट मिल जाते हैं, और राइट आपको इसके एसी वेंट के राइट साइड में आपको पुश स्टार्ट का बटन मिलता है। आपको एक और बात बताता चलूँ कि बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग इस गाड़ी के अंदर अगर आपको इसको स्टार्ट करना है तो आपको थोड़ी देर के लिए इसका बटन प्रेस करके रखना होगा। बाकी गाड़ियों में आप सिर्फ ब्रेक पे पाँव रखते हैं और उसको प्रेस करते हैं और स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको तकरीबन 3 से 4 सेकंड उसको प्रेस करके रखना होगा, तभी ये स्टार्ट होगी। और बंद भी इसी तरह ही होगी कि 3 से 4 सेकंड आप उसको दबा के रखेंगे तो ही इसकी गाड़ी बंद भी होगी। इसके अलावा आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, और उसके नीचे आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म के ये आपको बटन मिल जाते हैं। इस गाड़ी की ओवरऑल लुक देख के ऐसा लगता है कि ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी से काफ़ी इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के बटन्स आते हैं। ये बटन्स दिए गए हैं इसके अंदर, और इसके साथ ही आपको एक नॉब मिल जाती है जो वॉल्यूम अप और डाउन के लिए यूज़ की जा सकती है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं। इसके बटन की बात करें तो दरमियान में आपको हैजर्ड का बटन मिल जाता है, लॉक का बटन मिल जाता है, आपको डिफोकर का बटन मिल जाता है और रियर डिफोकर का बटन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट पे देखते हैं तो मैक्सिमम एसी करने का बटन मिल जाता है, एसी को ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप फ्रेश एयर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और जैसे को बटन आप उसको एक्टिव करने की कोशिश करते हैं या एक्टिव करते हैं तो उसके ऊपर एक इसकी लाइट दी गई है, जो इसको जाहिर करती है कि आपने जो फंक्शन ऑन किया है वो ऑन है कि नहीं। अगर लाइट ऑन होगी तो फंक्शन ऑन होगा, अगर वो लाइट ऑफ है तो फंक्शन ऑफ होगा। इसके अलावा इसी के हम नीचे आते हैं, बात करते हैं, तो आपको राइट साइड पे आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलती है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो डेटा के लिए है, एंड्रॉयड ऑटो। और आप इसमें एप्पल कारप्ले यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट पे आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलती है जहां से आप उसको चार्जिंग कर सकते हैं। इस गाड़ी से मुझे बड़ी कंप्लेन है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के लिए दी गई है, जो कि मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा होनी चाहिए थी। 3 या 2 या 3 या 4 देते, ताकि ज़्यादा यूएसबी पोर्ट्स होती हैं तो साथ जो पैसेंजर्स होते हैं या कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो वो भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आप अपने मोबाइल के डिवाइसेस रख सकते हैं, कोई और अपनी नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा आपको ओल्ड डेटेड एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है 12 वोल्ट की, आप यहाँ पे चार्जिंग लगा के इससे अपनी चार्जिंग की जो कैपेबिलिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप। उसके अलावा इसके अंदर भी आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्पेस के साइड्स पे भी आपको पियानो ब्लैक कलर यूज़ होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ अगर नीचे हम आते हैं तो इस पूरे कंसोल गेयर लीवर और साइड पे आर्म रेस्ट तक पियानो ब्लैक ही यूज़ किया गया है। गेयर लीवर बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये आती है विद टिप्ट्रॉनिक। आप इसको मैनुअली भी यहाँ से आप मैनुअल करके आप गेयर अप और डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात बैक साइड पे आते हैं, इसके अंदर आपको गियर लीवर को यूज़ करने की इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, यहाँ पे वो नज़र आ रही होगी। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिल जाती है, और इसके पीछे आपको मोड चेंज करने के बटन मिल जाता है। अब यहाँ से अपनी गाड़ी के मोड को स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल 3 किस्म के मोड दिए गए हैं। यहाँ से जैसे आप बटन दबाएंगे आपके मीटर के ऊपर वो मोड का बटन शो हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि उस पर आपका मोड कौन सा चल रहा है और अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, एक ज़्यादा डीप है और एक कम डीप है।
इसकी मुझे समझ नहीं आई ये एक डीप ज़्यादा क्यों है और कम क्यों है, लेकिन ये है बस ऐसे ही है, कंपनी की तरफ से दिया गया है। इसके साथ आपको पीछे बहुत ही खूबसूरत किस्म की लेदर स्टिचिंग के अंदर आर्मरेस्ट मिल जाता है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिल जाती है आपको, आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को रखने के लिए। इसके अलावा इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर मुझे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगी है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाद, वो इसका स्टीयरिंग व्हील है। जो नई गाड़ियां लॉन्च हुई हैं या जो अब आ रही हैं उनके अंदर डी शेप अपना जो स्टीयरिंग है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको बाकी सबसे डिफरेंट देखने को मिलता है। इसके अंदर आप देखते हैं कि एक तो बहुत साइज में बहुत छोटा है इसका स्टीयरिंग व्हील जो है, और ऊपर से आपको फ्लैट मिलता है ऊपर नीचे से, और साइड से आपको कर्व मिलता है जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। इसमें हैंडमेड स्टिचिंग की गई है और इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक कलर का आपको यूज़ भी नज़र आ रहा होगा। दरमियान में जिस तरह बाकी गाड़ियों में फ्रंट और बैक के अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दरमियान में भी लोगो दिया जाता है, इसमें पीजो का लोगो दिया गया है, और इसके साइड्स में भी सिल्वर का पट्टी को यूज़ किया गया है और इसके नीचे पीजो को रिटर्न में लिखा गया है। इससे कंट्रोल्स की बात करते हैं तो राइट साइड में कॉल आपको कॉल यस और नो करने का बटन मिल जाता है। इसके अलावा आपको लिस्ट का बटन मिल जाता है और सॉन्ग्स नेक्स्ट और प्रीवियस करने के बटन मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो आपको माइक का बटन मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर के मोड चेंज करने का बटन मिल जाता है और इसको यहाँ से प्रेस करके एक्टिव भी कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम डाउन का बटन मिल जाता है। अगर इसके बैक साइड में हम कंट्रोल्स की बात करते हैं तो इसके यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक राइट साइड पे आपको वाइपर्स के बटन मिलते हैं, वाइपर से कंट्रोल्स मिलते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको लाइट्स और इंडिकेटर से कंट्रोल्स मिलते हैं। इसमें ऑटो हेडलाइट्स भी दी गई हैं और ऑटो रेन सेंसर भी दिया गया है जो कि आप एक्टिव करके ये खुद सेंस करती है बारिश को, और क्या उसे कहते हैं वाइपर ऑन हो जाता है। और उसकी हेडलाइट बड़ी स्मार्टली वर्क करती हैं। मैं यूज़ करता हूँ जहाँ पे ज़्यादा अंधेरा आता है, ऑटोमेटिकली इसकी लाइट्स हाई बीम में चली जाती हैं और जैसे ही व्यू ठीक होता है ये दोबारा अपने आप को लो बीम में ले आती है, लो कर लेती है लाइट्स को अपनी को, जो कि बड़ा ही एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके क्रूज़ कंट्रोल की, तो लाइट्स के कंट्रोल्स के नीचे ही आपको क्रूज कंट्रोल का बटन मिल जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप थोड़ा सा आप 2-4 मिनट लड़ेंगे इसके साथ, आपको समझ आ जाए कि इसका क्रूज कंट्रोल जो है वो कैसे वर्क करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के सनरूफ की, तो इस गाड़ी का सनरूफ पैनोरामिक तो दिया गया है, लेकिन इसको ओपन करने पे ऐसा महसूस होता है कि सेडान गाड़ी जो सेडान कार्स हैं उस जितना ही ओपन होता है, पूरा ये ओपन नहीं होता। साइज में थोड़ा छोटा है, थ्रू आउट पीछे तक पैनोरामिक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। सनरूफ की साइज़ ठीक है, लेकिन इसके मुझे एक और कंप्लेन है इसमें कि इसके अंदर जो सनरूफ का कवर है वो इसका मैनुअल है, आपको हाथ से इसको बंद करना और खोलना पड़ेगा, जो कि मेरा ख्याल में इनको इलेक्ट्रॉनिक देना चाहिए था। बाकी खैर कंपनी की मर्जी है, लेकिन ये होना चाहिए था। इसके अंदर साइज़ में थोड़ा छोटा है, खुलता है जब ये तो लगता है ऐसे इस तरीके से सेडान कार का ये सनरूफ होता है। सनरूफ के बाद अगर बात करें हम इसके सामने सन वाइजर्स की, तो दोनों तरफ आपको जो है वेंटी मिरर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको राइट साइड पे गॉगल्स के लिए आपको स्पेस मिल जाती है, और इसके अलावा पीछे आपको एक्स्ट्रा डोर हैंडल्स मिल जाते हैं ऊपर स्पोर्टिव जो हैं पकड़ने के लिए। पैसेंजर साइड पे ऐसा कोई हैंडल नहीं दिया गया। दोनों सनवाइजर्स के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म की एक ये लाइटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको अगर कोई पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लाइक मैं अभी इसका बेल्ट खोलूँगा तो ये देखें लाइट ऑन हो चुकी है। इसी तरह जिस जिस सीट के ऊपर जो भी पैसेंजर बैठा हुआ होगा, अगर वो अपना सीट बेल्ट नहीं बांधता है तो यहाँ पे आपको सारी इंटीमेशन आ रही होती है। इसके अंदर आपको वार्म कलर की लाइट मिलती है। मैंने इसके अंदर लाइट्स चेंज करवाई हुई हैं, लेकिन इसके अंदर आपको वार्म कलर की लाइट मिलती हैं। और ये रात को ये वाले बटन्स जो हैं ये रात को इसके अंदर कोई लाइट नहीं देगी, जो कि देनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, लेकिन नहीं देगी, उनकी मर्जी है, अभी क्या कह सकते हैं। इनके अंदर लाइट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म की रात को लाइट्स ऑन होती हैं। खासकर ये दरमियान वाली लाइट जो है डोर ओपन करने पे बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। इसके अलावा इसकी बात करते हैं रियर व्यू मिरर की। इसमें भी ऑटो डिमर नहीं दिया गया, मैनुअली जो आम कार्स के अंदर होता है वो इन्होंने दिया है। ऑटो डिमर नहीं है इसके पास, मैकेनिकली जो एक होता है वो आप यहाँ से इसको आप करके क्या उसे कहते हैं, इसको आप ऑटो डिम कर सकते हैं और लाइट कर सकते हैं, जिस तरह आम कार्स में मेहरान वगैरह में भी आता था। खैर उसके साथ मैं इसको कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसका ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है, जो कि मेरे ख्याल में इनको ऑटो डिमर जो है देना चाहिए था। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम इसके रिवर्स कैम की, तो इसके अंदर आप अगेन 360 व्यू मिस करेंगे। इसके अंदर आपको 360 व्यू नहीं मिलेगा, 180 डिग्री व्यू मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। उसमें तो आपको नज़र ही समझ ही कुछ नहीं आएगी कि मैंने करना क्या है। लेकिन इसके अगर आप इसको ऑटो पे रखते हैं, ऑटो मोड पे, तो इसके अंदर आपको जो है ऑटो गाइडलाइन के साथ जो है ना
आपको इसको मिलता है रिवर्स करने के लिए। इस तरह मैं पीछे कर रहा हूँ, बैक पे रिवर्स कर रहा हूँ गाड़ी, तो देखें ऑटो गाइडलाइन के साथ। और आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं रिवर्स और फ्रंट पे, जो कि आपको रिवर्स करने में या बैक करने में गाड़ी काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, रिवर्स करने में गाड़ी मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी 360 व्यू, जिस तरह इसकी प्राइस है 6 मिलियन के अराउंड इसकी प्राइस है, इसमें 360 व्यू भी देना चाहिए था, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। इसका आपको सेंसर्स की वजह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। म्यूज़िक के शौकीन हजरात के लिए इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 4 स्पीकर्स दिए गए हैं और 4 ट्यूटर्स दिए गए हैं। चारों सामने वाले 2 पिलर्स के अंदर 2 ट्यूटर दिए गए हैं और पीछे 2 डोर्स के अंदर 2 ट्यूटर्स दिए गए हैं और चारों डोर्स के अंदर स्पीकर्स दिए गए हैं। मैंने यूज़ करके देखे हैं, मैंने चला के देखा है, साउंड सिस्टम इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है और किसी किस्म का इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा साउंड सिस्टम है। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की हुई है और कॉल पे बात करना चाहते हैं तो वो भी ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है, आप कॉल पे बात भी कर सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। कई गाड़ियों में ऐसा होता है आवाज़ लेट जाती है या आवाज़ लेट आती है या माइक से काम नहीं करता है। इसका माइक्रोफोन बड़ा अच्छा वर्क करता है और आप इजीली इस पे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो 1.2 लीटर टर्बो के साथ ये इंजन आता है, जो कि कंपनी के हिसाब से 130 हॉर्स पावर जो है इसका इंजन है और 213 न्यूटन मीटर जो है टार्क प्रोड्यूस करता है। ये तो है लिखने में, लेकिन मैंने इस गाड़ी को भगा के भी देखा है और जिन लोगों के पास ये गाड़ी है उनको भी आइडिया होगा कि ये गाड़ी वाकई ही इतनी टॉर्क और इतना हॉर्स पावर की है। बहुत फास्ट कार है ये, और इसको कंपनी जो क्लेम करती है, मैंने कुछ इंटरनेशनली जो वीडियोस भी देखी हैं उसमें 8.2 8.3 सेकंड्स में ये गाड़ी वाकई ही जो है 0 to 100 जाती है, जो कि बहुत अच्छे फिगर्स हैं। मेरे ख्याल में जो इस टाइम ओरियल चल रही है पाकिस्तान में, जो 62 लाख की है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसकी जो है टॉर्क भी, जो उसकी जो है हॉर्स पावर है वो 126 है, तो उससे भी फास्ट है। मेरे ख्याल में इस टाइम तक एसयूवीज और क्रॉसओवर्स में और सेडान्स में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ये वाली कार है। जो इसके फिगर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी तो इस गाड़ी को चला के ही समझ में आएगी। मैंने तो भगा के देखी 1-2 दफ़ा खैर, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इस गाड़ी का। आपके लिए 0 to 100 की वीडियो भी लेके आएंगे अब मैं आपके लिए बनाऊंगा ज़रूर, और काफ़ी दोस्तों ने ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि इसके साथ बनाएं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मेरी दूसरी गाड़ी जो है प्रोटॉन X70, उसके साथ इसका कंपैरिजन भी करूं। बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह उसका कंपैरिजन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। दोनों को मैं आपकी ड्रैग रेस भी करके दिखाऊंगा ताकि पता लग सके कि इसकी जो फिगर्स हैं इस गाड़ी के खासकर वो क्या मैच करते हैं जो लिखे हुए हैं, और इसकी जो रियल में रिस्पॉन्स जो इस गाड़ी का है ऐसा ही है। बाकी इस गाड़ी के साथ, इस गाड़ी को, ये गाड़ी 3 सिलेंडर्स है और इसका जो इंजन का साउंड है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कार थोड़ा सा ज़्यादा है। जितनी भी 3 सिलेंडर्स कार्स होती हैं जो पहले यूज़ कर चुके हैं, जो यूज़र्स जो इसको यूज़ कर चुके हैं 3 सिलेंडर्स कार्स को, टर्बो इंजन को, उनका पता होगा कि इस गाड़ी का इन इंजन का जो है वो साउंड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी इस तरह कोई मसला नहीं है। इसकी पावर में, इसकी आवाज़ में कोई इतना इशू नहीं होता, नॉर्मल होता है, अंदर इतनी आवाज़ नहीं आती। बाकी जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, मैं गाड़ी रोड पे चला रहा हूँ और काफ़ी गाड़ियों में सांसें गुजर रही हैं और बाहर की नॉइज़ इतनी नहीं आ रही, और केबल नॉइज़ इसकी काफ़ी अच्छी है, अंदर इतनी आवाज़ें वगैरह नहीं आती जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी को ज़ाहिर करती हैं और केबल नॉइज़ को ज़ाहिर करती हैं कि वो काफ़ी कम है। इसके अलावा इस गाड़ी की अगर रोड ग्रिप की बात की जाए, इसकी गाड़ी की ड्राइव की स्मूथनेस की बात की जाए, वो कहीं पर भी आपको गाड़ी लैग नहीं करती। सस्पेंशन इसकी काफ़ी अच्छी है। मैंने खड्डों में भी चलाया, मेरा घर भी जो है उसकी तो थोड़ा सा रास्ता कच्चा सा भी है, मैंने उसमें भी चला के देखा है। इतना इसकी सस्पेंशन खड्डों में भी अच्छी है, रिस्पॉन्सिव है, कोई इतना मसला नहीं कर रही, स्मूथ है, गाड़ी चलती है। गाड़ी की टॉर्क बहुत अच्छी है, गाड़ी की पावर बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। किसी किस्म का इन मामलों में किसी किस्म का इस गाड़ी में कोई मसला नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी मेजरमेंट्स की, तो इस गाड़ी की सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। शुक्र है हम लोगों में भी ये सेंस आया है अब कि हम लोग पहले गाड़ी परचेज़ करते थे रीसेल के मकसद से कि गाड़ी लेंगे तो रीसेल कैसी होगी, और इसी तरह हमें बाकी कंपनीज चूना भी लगाती थी, क्योंकि कंपनीज 3-4 थी और हम उसी के हिसाब से गाड़ियाँ लेते थे। अब आके हम लोगों में सेंस भी आ गया है कि हमने डेफिनेटली, जब आपकी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी खुदा ना ख्वास्ता, तो आपने रीसेल को क्या करना है। इस गाड़ी के अंदर
जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो अभी मैं चला रहा हूँ, इसके अंदर 6 एयर बैग दिए गए हैं। 2 इसके स्टैंडर्ड जो जगह होती हैं, एक डैशबोर्ड के सामने है और एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है, और बाकी 4 पिलर्स के अंदर इसके अंदर आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम दिया गया है, जो आपको अगर राइट साइड से या लेफ्ट साइड से गाड़ी को ओवरटेक करिए तो ये आपको ब्लाइंड स्पॉट बताती है, और यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाती है जिससे पता लगता है कि आपको गाड़ी ओवरटेक करिए और अपनी लाइन में रहें। इसके अलावा इसके अंदर एक बड़ा इंप्रेसिव फीचर है लेन कीपिंग। लेन कीपिंग में ये है कि अगर आपके रोड पे मार्किंग ठीक हुई हुई है तो आप अगर उस लेन कीपिंग का यहाँ से बटन आप ऑफ भी कर सकते हैं, और अगर आप उसका बटन ऑन है तो आप इंडिकेटर के बिना अगर इस लाइन से इस लाइन में आने की कोशिश करेंगे या इस लाइन से उस लाइन में जाने की कोशिश करेंगे, मीन्स के लाइन चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो इसका स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली वापस आपको हार्ड हो जाएगा और वापस आपको उस लाइन में लेके चला जाएगा। इस फीचर को काइंडली आप लोग जो जिस दिन गाड़ी जो परचेज करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी ये राय है कि इस फीचर को काइंडली लोकल जो है उसमें ऑफ रखें, क्योंकि लोकल सिटी के अंदर आपको बहुत सारी ब्रेकिंग का सामना करना पड़ता है, एकदम आगे से ब्रेक्स भी लग जाती हैं। मेरे साथ ऐसा 2-3 दफ़ा हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको ऑफ किया है कि एकदम आगे से ब्रेक लगा दे और अगर लेफ्ट या राइट होने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी वापस आपको उसी लेन में लेके आ जाएगी, जो किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग पे भी इसको मीन्स के मोटरवे या हाईवे पे भी यूज़ करना है तो भी इस पर ज़्यादा आपने रिलाई नहीं करना है और स्टीयरिंग को कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखना है, ताकि जो है क्या उसे कहते हैं आप किसी भी हादसे से बच सकें। इसके अलावा इसके मीटर के ऊपर जिस तरह अभी ये रोड का साइन आ रहा है 65, तो ये रोड का साइन सेंस कर लेती है ये गाड़ी। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर इसका जो है वो इसका रोड का साइन जो है वो कर लेता है, सेंस कर लेता है, और उसके बाद आपको जो है उस स्पीड लिमिट से अगर आप एक्सटेंड होते हैं तो वो आपको वहाँ पे इंटीमेट कर रहा होता है कि आपकी स्पीड जो है रोड के हिसाब से रोड लिमिट के हिसाब से ज़्यादा है, इसको रिड्यूस करें, जो कि एक और अच्छा फीचर है जो किसी भी हादसे का बायस बन सकता है। कई दफ़ा इंसान अपने ख्याल में गाड़ी को चला रहा होता है और उसको पता नहीं होता कि स्पीड लिमिट क्या है, जो कि किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। और आपका जो ड्राइवर होता है उसका तो ज़्यादातर ध्यान ही जो गाड़ी चला रहा होता है उसका मीटर पे होता है, तो ये चीज़ उसके जब सामने आएगी तो वो अपनी स्पीड भी रिड्यूस कर देगा, जो कि एक और अच्छा फीचर है। इन तमाम बातों को, इन तमाम सेफ्टी फीचर्स को अगर ज़ेर गौर लाया जाए तो मेरे ख्याल में कंपनी ने किसी जगह पर भी सेफ्टी फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसके अलावा जब भी हम कोई गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं और ख़ासकर जो इस टाइम पे फ्यूल की प्राइसेस चल रही हैं, तो सबसे पहले हमारा यही होता है कि हम जो गाड़ी ले रहे हैं उसकी फ्यूल एफिशिएंट है कि नहीं है, उसकी फ्यूल एवरेज कैसी है। कंपनी ये क्लेम करती है कि ये गाड़ी इन सिटी 14 से 15 किलोमीटर और हाईवे के ऊपर ये गाड़ी 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है वक्त के साथ ये कुछ लोगों को दे भी रही हो, लेकिन इतनी एवरेज नहीं देती है ये गाड़ी मैक्सिमम हल्के फुट के ऊपर 12 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है सिटी के अंदर। लॉन्ग पे भी मैं लेके नहीं गया हूँ, लेकिन लॉन्ग पे भी ये 14, अगर इसकी सिटी में 12 एवरेज है तो 15 तक एवरेज देगी, वो भी लाइट फुट के ऊपर, बहुत लाइट फुट के ऊपर। मैंने जब गाड़ी चलाई है तो उसने मुझे 12 की एवरेज दी है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन होगा कि ये टर्बो इंजन है, इसके अंदर हाई ऑक्टेन डलवाना चाहिए, हाई ऑक्टेन रिकमेंडेड होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी के अंदर हाई ऑक्टेन रिकमेंडेड नहीं है। मैंने कंपनी से बार बार पूछा है, और गाड़ी जब लेने गया हूँ उस टाइम भी पूछा है, गाड़ी जब बुक करवाई थी मैंने उस टाइम भी पूछा है। कोई ऐसा कंपनी रिकमेंड नहीं करती कि इसके अंदर आप हाई ऑक्टेन ही डलवाएंगे। मैंने भी नॉर्मल फ्यूल ही डलवाया है। इस गाड़ी की जो ड्यूरेबिलिटी है और इसकी जो वारंटी है, कंपनी 4 लाख किलोमीटर और 4 साल की देती है, और इस दौरान अगर आपकी गाड़ी में किसी किस्म का इशू आता है तो कंपनी उसको क्लेम करने की जिम्मेदार है। और कंपनी ये खुद कह रही है कि इस गाड़ी के अंदर हाई ऑक्टेन नहीं डलवाने की ज़रूरत, तो मेरा ख्याल है डलवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो नहीं डलवाया है। फ्यूल अच्छा हो बस ठीक है, और आप किसी अच्छे फ्यूल पंप से डलवाएं। मुझे तो ना किसी किस्म की नॉकिंग फील हुई है, 800 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, और ना ही किसी किस्म का मुझे कोई और इशू फेस हुआ है। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स, बाकी गाड़ियों के अंदर MG को ले लें आप खासकर, तो MG के अंदर भी हाई ऑक्टेन डलता है। RS टर्बो को ले लें, RS टर्बो के अंदर भी आपको हाई ऑक्टेन डलवाना पड़ता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ऐसा कंपनी की तरफ से कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी रहेगी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात, जो पहले कर देनी चाहिए थी। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इस गाड़ी के अंदर। जिस तरह नाउन इश्यूज आते हैं गाड़ी के अंदर के सिविक के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज आए थे, जिसके प्रोटीन्स लगी नजर आई थी, या बिल्ड क्वालिटी ठीक नहीं थी, या कहीं से उसका पेंट ठीक नहीं था। ऐसा इस गाड़ी में किसी तरह का कुछ भी नहीं है।
गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, फॉल लेदर इसका यूज़ किया गया है, इस गाड़ी के अंदर स्मूथ हैं, कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा जो इसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर जो है फैब्रिक यूज़ किया गया है। उसके भी कुछ दोस्तों के पास गाड़ी है, उन्होंने बताया है कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है गाड़ी के अंदर, ठीक है। बेस वेरिएंट और उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर जो है वो मैनुअल है, इसका डिजिटल है। उसके अलावा उसका सनरूफ नहीं है, इसका सनरूफ है। क्या उसे कहते हैं, बस कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं। इसका फॉल लेदर है, उसके अंदर फॉल लेदर नहीं है। इसमें लेन कीपिंग है, उसके अंदर लेन कीपिंग नहीं है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उसके अंदर नहीं है। बाकी इस पर कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी ओवर प्राइस है, गाड़ी ओवर प्राइस है। तो आप लोगों के लिए एक बात बताना चलूँ कि हमें होंडा और टोयोटा ने सिर्फ इसी नाम पे लूटा है कि वो ब्रांड है, ठीक है। और पाकिस्तान में इस टाइम तक जितने भी ब्रांड्स हैं, 14-15 कंपनीज आ चुकी हैं, उनमें से कोई भी यूरोपियन ब्रांड नहीं है। ये पहला यूरोपियन ब्रांड है और बड़ा नाउन ब्रांड है। और इतनी प्राइस तो बनती है, हम जब ब्रांड में चीज़ को लेने जाते हैं तो वो एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट हमेशा ही एक्सपेंसिव मिलती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ब्रांड होता है और वो अपना ब्रांड अपना नाम बेचता है। बाकी इस गाड़ी में अगर आप कंपेयर करते हैं इस टाइम लोकल मार्केट में, तो मेरे ख्याल में आपको सिविक मिलती है जो 6.2 मिलियन की आई थिंक अराउंड आती है, और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है वो आपको मिलता है 6.7 मिलियन का आई थिंक। तो उसको और इसको अगर कंपेयर ऐसे सेडान और एसयूवी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन अगर फीचर्स वाइज कंपेयर करें तो इसके फीचर उससे बहुत अच्छे हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी उससे बारहा अच्छी है। और बाकी आने वाली जो जो सेगमेंट्स में कार आती हैं, स्टोनिक आती है, स्टोनिक का इसका दूर दूर तक इसके साथ कोई वो कंपैरिजन नहीं बनता। इंटरनेशनली इस गाड़ी के साथ जिसको कंपेयर किया जाता है वो वॉक्स वैगन और स्कोडा को कंपेयर किया जाता है। फ्रांस की ये कार है, और मेरे ख्याल में अब तक के जो मैंने गाड़ी चलाई है और जो लोगों के रिव्यूज़ लिए हैं, 58 लाख और 50,000 की ये गाड़ी मेरे ख्याल में इस टाइम मार्केट के हिसाब से महंगी नहीं है। हर किसी की अपनी राय है, वो अपनी राय का इजहार कर सकता है कमेंट सेक्शन में। लेकिन जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इसके फीचर देखने को मिले हैं, जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है, जो इसका ब्रांड है, आपको खुद फील होगा जब इस गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे कि वाकई किसी यूरोपियन ब्रांड के अंदर हम बैठे हैं। और इसकी जो आपको ड्राइव कंफर्ट है, जो इसके फीचर्स हैं, वो वाकई आपको एहसास दिलाएंगे कि आप किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। बाकी हर किसी की अपनी राय है, वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। मैं एक चीज़ और मैं आपके साथ ऐड करता चलूँ कि जो फीचर्स गाड़ी के अंदर देने चाहिए थे इतनी प्राइस रेंज के अंदर, इस बारे में कहा जा सकता है कि वो कौन कौन से हो सकते थे और कौन कौन से देने चाहिए थे। सबसे पहले इसके अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। बाकी गाड़ियों में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, इसको इनको इस गाड़ी के अंदर लाजमी देना चाहिए था। इसके अलावा रियर साइड पे अगर आप जाते हैं तो रियर पे आपको इस कंपनी को इस गाड़ी के अंदर रियर सीट्स के अंदर आर्मरेस्ट देना चाहिए था, जो कि मिसिंग है। इसके अलावा रियर साइड पे आपको एसी वेंट नहीं मिलते हैं, वो भी ज़रूरी हैं। आजकल तकरीबन हर गाड़ी में कम्प्लीमेंट्री वो आ रहे हैं, तो वो भी इनको देने चाहिए थे। रियर साइड पे आप यूएसबी पोर्ट्स देखने को कोई नहीं मिलती, वो भी होनी चाहिए थी। इसके अलावा 360 जो है इसका कैमरा होना चाहिए था, 360 व्यू इनको देना चाहिए था, वो मिसिंग है। इसके अलावा आपका जो सनरूफ है, इस गाड़ी के अंदर सनरूफ का जो कवर है उसको इलेक्ट्रॉनिक देना चाहिए था, कोई इतना बड़ा फीचर नहीं था, वो भी मिसिंग है। इस गाड़ी के अंदर इम्पोर्टेड टायर्स आए हैं, अच्छी बात है। बाकी ये जो फीचर्स ये मिसिंग है, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा फीचर है जो इस गाड़ी के अंदर मिसिंग होगा। ये कुछ थोड़े से फीचर हैं, इतने कोई कॉस्टली भी नहीं थे, ये फीचर्स इनको दे देने चाहिए थे, लेकिन कंपनी की अपनी मर्जी है। मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज के अंदर ये गाड़ी बहुत अच्छी है। जब ये लॉन्च हुई थी स्पोर्टेज और ट्यूसन से ये सस्ती महंगी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बाद इस गाड़ी ने इस कंपनी ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस नहीं बढ़ाई, बल्कि रिड्यूस की हैं इसके बेस वेरिएंट की तो। लेकिन बाकी जो गाड़ियां हैं, अभी जो स्पोर्टेज है आई थिंक 65 लाख या 64 लाख की मिल रही है, तो इसकी प्राइस वहीं पे ही है। इस गाड़ी को आप कंपेयर स्टोनिक से एज अ सेगमेंट तो कर सकते हैं, एज अ फीचर एज अ ब्रांड आप स्टोनिक या आप MG ZS के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये अपने लिए की वाहिद गाड़ी है और वाहिद यूरोपियन कार है। और इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक बाकी तमाम गाड़ियों से, मैं मेरे पास टाइम प्रोटॉन भी है, MG और ट्यूसन में यूज़ कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में इस टाइम तक की जितनी भी गाड़ियाँ हैं इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक और इंटीरियर लुक तमाम गाड़ियों से बहुत खूबसूरत है। इसकी ड्राइव कंफर्ट भी बहुत अच्छी है, किसी किस्म की आपको कोई परेशानी नहीं होती इस गाड़ी चलाते हुए, और ना ऐसा फील होता है कि आपने 58 60 या 60 लाख रुपए आपने किसी ऐसी चीज़ पे खर्च कर दिए हैं जो जिसकी ये वर्थ नहीं है। मेरे ख्याल में इस गाड़ी की 60 लाख प्राइस ज़्यादा नहीं है। बाकी हर किसी का अपना ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन देने का इख्तियार रखता है।
मेरा तो ये ख्याल है। बाकी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इस गाड़ी का रिव्यू का अपने प्रोटॉन X70 के साथ भी करूँगा, आपके लिए लाऊंगा, ताकि इसका कंपैरिजन भी कर सकें और इसकी जो टॉर्क के फिगर्स हैं, इसकी जो हॉर्स पावर्स के फिगर हैं, वो भी आपके सामने ला सकूँ। अब तक के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।